हेलो नीट जेई एस्पिरेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग सब मजे में होंगे। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? चलिए ठीक है। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप लोग का तैयारी बढ़िया तो हो ही रहा होगा। अब देखिए समय भी नजदीक आ रहा है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई में आप लोग जी जान लगा देना है, ठीक है। और हम लोग चलिए नया टॉपिक के विशेष कुछ बात हमको बताना नहीं है, और हम लोग नया टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और नया टॉपिक का नाम आज ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन तुम्हारा फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग इसमें बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूला को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। इसका हम बार बार बोले, इसका डिटेल स्टडी आपको बाद में बना दिया जाएगा। अभी हमको नीट और जे के एग्जाम के लिए फोकस करना है। नीट का तो एग्जाम आपका अब ये फर्स्ट सेशन में जनवरी क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेशन का सेकंड सेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि इसमें सारा फार्मूला आपको दे दिया जाएगा, उसका डिटेल स्टडी स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन तो कहने का मतलब ग्रेविटेशन क्या होता है कि ब्रह्मांड में मान ली दो भी कोई वस्तु है, तो उनके बीच दो, जैसे मान ली कोई मास m है और मास है, दो ठो मास m है, एक तो मास m है, एक तो क्या स्मॉल मास m है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, हम r मान लिए हैं। तो क्या कहता है ग्रेविटेशन फोर्स, क्या बोलता है कि F इज डायरेक्टली इक्वल टू m into m, ठीक है। F इज इनवर्सली इक्वल टू 1 into r, यानी कि तुम्हारा फोर्स जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो इक्वेशन को आप हम जब लेते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm into r स्क्वायर, F इज इक्वल टू g mm by r स्क्वायर। तो g आपका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या हो गया, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज ग्रेविटेशन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू gm by r स्क्वायर। इसी को हम एक्सप्लेनेशन किया है। इसका डिटेल स्टडी आप लोग को 11 का बुक में मिल गया होगा। इसका मान कितना होता है, नहीं होता है। जैसे ग्रेविटेशन का मान होता है 6.6 से 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना समथिंग होता है, एनएम स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम ई एम आर स्क्वायर, एम ई आर नॉट आर, जी माइनस जी एम ई एम आर, और इसके वेलोसिटी होता है जी एम ई आर प्लस एच। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, एम हो गया मास ऑफ द अर्थ, एम हो गया मास ऑफ द सैटेलाइट, आर हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। उस केस में तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम स्मॉल एम बाई आर। इसके वेलोसिटी क्या हो जाए, देखिए जी एम ई आर प्लस एच। आर हो गया, यहाँ पर आर हो गया आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, एच हो गया हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्या हो गया, एच हो गया तुम्हारा स्मॉल एच है, यहाँ पर हम स्मॉल एच कर देते हैं, तो स्मॉल एच हो गया हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दो तीन कंडीशन है, ठीक है। अभी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी आपका, तो इसमें चार कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, दूसरा है एट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक है तुम्हारा एट द डेप्थ डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एक तो है रोटेशन, ठीक है। तो इसमें तीन चार कंडीशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है, एट द सरफेस क्या होता है, इनसाइड द सरफेस क्या होता है, एट द मतलब क्या, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, above the surface of the earth, at the depth from the surface of the earth। एक्ट होता है रोटेशन। हाँ, तो रोटेशन वाला वीडियो में स्टूडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मान लो कि आपका अर्थ है, इस पर कोई सरफेस है, कोई बॉडी है, हाँ, तो इसका जी का मान क्या होगा, तो ये मान लीजिए मास ऑफ द अर्थ हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, या जी का मान होगा सिंपल जी एम बाई आर स्क्वायर। जी का मान जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो जी का मान कितना होता है, ये फार्मूला हो गया जी, यानी एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। जी का मान हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, कहीं के न्यूमेरिकल में जी 10 दे देता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस। अब जी का मान क्या है कि देखिए मान लीजिए कि हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एट द सरफेस। अब ये हाइट ऊपर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट पी है, तो यहाँ पर हमको जी का मान क्या होगा, तो मान लीजिए जी डैश है, ये आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है, जी है, यहाँ से यहाँ तक एच हाइट है, तो जी डैश का मान क्या होगा, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपका डेरिवेशन 11 का बुक में दिया, उसको मैं बाद में समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए तो यह हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो यहाँ पर एच इज जी इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बाई आर हो गया। बोलते हैं इफ एच लेस देन आर, एच का जो मान है आर से अगर छोटा होता है, क्या होता है,
छोटा होता है तब ये कंडीशन आपका आएगा, h इज लेस देन r, आज ये हाइट का मान क्या होगा, रेडियस से बहुत छोटा होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि एट द डेप्थ डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, पहले हम लोग सरफेस, हाइट और डेप्थ इनसाइड, नीचे को जा रहे हैं, तो उस समय जी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या मान है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस याद है, यहाँ से यहाँ तक एच हाइट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच हाइट है, तो ये कंडीशन क्या होगा, आर माइनस एच, तो यहाँ पर जी डैश का मान होगा 1 माइनस डी बाई आर, तो जी अगर जी डैश 0 हो जाता है तो डी इक्वल टू आर एट द सरफेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये कंडीशन हो गया, तीन कंडीशन है। तो पहला क्या, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ में ये फार्मूला होगा जी इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, और एट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई आर, h लेस देन r, ये होगा। और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन होगा जी डैश को g 1 माइनस gr कंडीशन होगा। तो ये तीन एप्लीकेशन है, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन भी होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे। हेलो जे नीट एस्पिरेंट, ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ गया हूं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ लैटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मैंने जो टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया कि एट द सरफेस ऑफ द क्या होता है, एट द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द क्या होता है, एट द डेप्थ ऑफ द क्या होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एट लैटिट्यूड, मतलब अर्थ का जो झुकाव है, अर्थ का झुकाव होता है, तो उस कंडीशन में जी का मान क्या होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया है, ये क्या है, डायग्राम बना दिया गया है, m ओवर स्क्वायर r sin थीटा, ये मास m है, ये थीटा है, r sin थीटा, थीटा r mg, तो ये क्या है। तो सबसे पहले इस हर कंडीशन को हम लोग समझते हैं, क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट टॉप इज द टॉप, तुम्हारा क्या है, पोल है, क्या टॉप है, पोल है, और इक्वेटर क्या है, इज द मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट क्या है, मिडिल इज द इक्वेटर, टॉप इज द पोल, टॉप इज द पोल, इक्वेटर इज द मिडिल। और उसके बाद क्या बोलता है, थीटा, देखिए थीटा, यहाँ पे थीटा बन रहा है, देखिए मास m है थीटा, तो सबसे पहले क्या होगा थीटा, दिस इज द दिस एंगल रिप्रेजेंट द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ अर्थ, हाउ फार इट फ्रॉम द इक्वेटर, द इक्वेटर से ये कितने डिग्री पर है, कितने इक्वेटर, इसका लैटिट्यूड कितना है इक्वेटर से, तो उसको हम थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। थीटा क्या है, दिस इज द एंगल रिप्रेजेंट द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ अर्थ, यानी कि हाउ फार इट फ्रॉम द अर्थ, इक्वेटर से कितने डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है आर sin थीटा, आर sin थीटा मास इधर पर m है, तो आर sin थीटा क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये क्या मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ डिस्टेंस, या आर sin थीटा का डिस्टेंस है, क्या है, इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये क्या हो गया, अर्थ रोटेशन, अर्थ क्या है, अर्थ एंगुलर स्पीड है, अर्थ क्या है, एंगुलर स्पीड है, अर्थ क्या है, एंगुलर स्पीड है, हाउ फास्ट अर्थ रोटेट है, मतलब कितना ये मूवमेंट से वो रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा क्या है आपका, दिस इज द अर्थ एंगुलर स्पीड, हाउ फार इज हाउ फास्ट अर्थ रोटेट। ठीक है, उसका देखिए ये एक तरह का जो फोर्स होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो अर्थ मूव हो रहा है, तो ये इस तरह का, इसमें क्या आता है, एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये बाहर की तरफ लगता है। देखिए हम लोग जनरली दो फोर्स पढ़ चुके हैं रोटेशन, एक सेंट्रीपेटल फोर्स, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ लगता है। तो अर्थ रोटेशन में क्या हो रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा क्या हो रहा है कि आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, इट एक्ट आउटवर्ड एंड अवे फ्रॉम द रोटेशन, ये क्या बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और क्या हो गया, mg हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हो गया, पुलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हो गया आपका mg क्या हो गया, mg क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर, मतलब ये सेंटर की तरफ खींच रहा है इसको। ठीक है, तो ये हो गया सारा डायग्राम के बारे में आपको डिस्कस करा दिया, कौन क्या है नहीं है। तो इस इक्वेशन में अगर g का हम मान निकालते हैं, ऑलरेडी देखिए g का मान आप लोग डेरिवेशन उस बुक में दिया है, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में जब डिटेल स्टडी कराऊंगा उसमें आपको सारा डेरिवेशन बता दूंगा। लेकिन जस्ट अभी हमको बेसिक फॉर्मूला कंसेप्ट को समझना है, ताकि मेरा जितना भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल और ग्रेविटेशन को उसमें मैं काम आ सके। ठीक है, तो जस्ट फॉर्मूला को याद करना, समझना है। तो यहाँ पर जी डैश का मान होगा जी माइनस जी आर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है जी डैश का मान क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा पर सब चीज निर्भर करता है, पोल में इक्वेटर में। तो सबसे पहले इक्वेटर में क्या होता है, अगर थीटा का मान 0 देता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो जी
डैश जी आर एम स्क्वायर, यानी इसका मान होगा 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका पोल्स में क्या होता है, अगर जीरो कर देते हैं तो जी तुम्हारा मैक्सिमम हो जाए, क्या होगा, जी डैश बराबर जी यानी 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एट इक्वेटर, इक्वेटर में क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वैल्यू ऑफ तो जी जो मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। उसी तरह पोल्स में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वैल्यू जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एट लैटिट्यूड था। सारा टॉपिक आपको मैं बता दिया क्या क्या है नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग राइट डाउन कर लिए, आप वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब कीजिए तो वीडियो आपके पास पहुंचेगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिए तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद हम अर्थ का और भी सारा टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू नीट जे एस्पिरेंट, आप लोग कैसे हैं। चलिए, आई थिंक आप लोग सब पॉजिटिव में होंगे। तो उसी मंत्र के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, और एक मंत्र, 3 मंत्र के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो पहला मंत्र क्या था, तीनों मंत्र क्या था, आप लोगों ने बताया था कि अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का। 3 मंत्र को याद रखिएगा, इसको जीवन में अमल कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना। तो हम लोग चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन का कुछ टॉपिक मैंने आपको इसमें बताया था, नया टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशन फील्ड इज डिफाइंड एज ए, क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशन फील्ड इज डिफाइंड एज द इस का क्या होता है, F by M। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, क्या है, F फोर्स है, I स्क्वायर मास ऑफ द बॉडी है। ये ग्रेविटेशन फोर्स पर मास हो जाए तो क्या हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगा, F by M, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इसी का जब F निकालिएगा तो EM हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन फन। तो इसका देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन है, इससे क्या है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्या है, ड्यू टू पॉइंट मास होता है, ड्यू टू स्फेरिकल शेल होता है, फिर आपका ड्यू टू सॉलिड स्फीयर होता है, उसका है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग होता है। तो इस बेसिस पर आपको इलेक्ट्रिक मतलब कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका कांसेप्ट क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू पॉइंट मास। अगर कोई पॉइंट मास है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखिए जैसे कि ग्राफ है, ग्राफ हम शो कर दिए हैं। डिटेल स्टडी आपको जब एलिमेंट का बुक जब डिटेल स्टडी पाएगा तो उसमें आपको हम समझा देंगे। तो जस्ट अभी एग्जाम को ध्यान में रख के हम फटाफट अपना ये फार्मूला जेई नीट का जेई का सेकंड स्टेज, सेकंड जो एग्जाम होगा अप्रैल में, और नीट का जो एग्जाम उसी के आधार पर मैं जितना जल्दी हो सके ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का फार्मूला सारा कंसेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, वीडियो बना रहा हूँ। तो फार्मूला को जस्ट आपको क्या रखना, कंसेप्ट रखना और दिमाग में बैठा लेना और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये ड्यू टू पॉइंट मास क्या है, ड्यू टू पॉइंट मास के चलते आपका ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले ये ग्राफ है, ये फोर्स F है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, Gm/r² टुवर्ड द मास, मास की तरफ क्या होगा ये फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Gm/r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली इक्वल टू 1/r², यानी कि ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अधिक होगा ये क्या कम होगा, ये कम होगा तो ये क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्यू टू पॉइंट मास के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान क्या होता है, इसको Gm/r²। जी क्या यूनिवर्सल गेट कांस्टेंट आपको जानते ही है। ठीक है, तो सेकंड केस में ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के चलते उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो देखिए इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ये ग्राफ है, ये आपका r डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो एट ए देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ Gm/r², लेकिन इनसाइड द पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। जस्ट आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर इसको जो Gm/r², r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया। अब बोलते देखिए जस्ट आउटसाइड द सरफेस इसको जो Gm/r², r रेडियस ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट क्या होगा, तो आपको होगा Gm/r², r का डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब बाहर का पॉइंट से जो डिस्टेंस है एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, Gm/r² होता है। ऑन द सरफेस क्या होगा, E-r। ठीक है, ग्राफिकल डिस्कंटिन्यूअस, तो बोलता है कि ऑन द सरफेस E-r ग्राफिकल डिस्कंटिन्यूअस होगा। देखिए यहां पर ग्राफ क्या हो गया, डिस्कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि ड्यू टू स्फेरिकल सेल में इनसाइड 0 होता है
जस्ट आउटसाइड द सरफेस क्या होता है, e इक्वल टू gm by r स्क्वायर होता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। आउटसाइड द पॉइंट क्या होता है, gm by r क्यूब। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक उसका डिस्टेंस है, ठीक है। बोलते हैं कि ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे क्या होगा, एयर माइनस ग्राउंड इज डिस्कंटिन्यूअस, यहां पे देखिए डिस्कंटिन्यूअस हो जा रहा है। उसके बाद क्या है आपका, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, कोई रिंग है उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सिस मैक्सिमम है, ये r है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो ये मैक्सिमम में क्या मान होगा यहाँ पे, gml r प्लस r स्क्वायर प्लस होगा पावर 3/2। लेकिन ये आपका कैलकुलेशन अब मैं बता दूंगा, ठीक है, जस्ट आप हम लोग दिमाग में रखिए। अब बोलता है इसका मान इतना आया, तो एट x, जब x का मान 0 करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है तुम्हारा 0। तो यहाँ x का मान x का मान 0 रखें तो सब क्या होगा 0 हो जाएगा। एट द सेंटर, सेंटर में क्या होगा, एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग में सेंटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है 0 होता है। उसका अगर x ग्रेटर देन x का मान r से बहुत बड़ा होता है तो e का मान क्या होगा gm/x², यानी दैट इज रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट मास। रिंग क्या एक तरह का पॉइंट मास बिहेव करेगा, जब रिंग हमारा एज पॉइंट मास बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा gm/x²। यानी याद रखिए कि एट द ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एंड इनसाइड द ड्यू टू स्फेरिकल, सभी में तुम्हारे सेंटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी x का मान हम इन्फिनिटी बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि E max इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gm/3√r², यानी x इक्वल टू क्या था r/√2। यानी कि देखिए ये सब कंडीशन हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। तो ये आपका ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग हो गया। अब द ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, क्या है, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो इनसाइड यहां पे gm/r³ हो गया। एट r इक्वल टू, जब r 0 हो रहा है तो e भी 0 है एट द सेंटर। एट r इक्वल टू कैपिटल r का e इक्वल टू gm/r³ ऑन द सरफेस हो रहा है, आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द पॉइंट क्या होगा gm/r², यानी e0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी एट r टेंड्स टू इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। जनरली केस में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, चाहे स्फेरिकल ले लीजिए, चाहे एक्सिस ऑफ द रिंग, सभी में इनसाइड में क्या आपका 0 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार दोहरा देता हूं, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, क्या है ये सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का देखिए ग्राफ ऐसे करके गया है, ये भी डिस्कंटिन्यूअस हो जा रहा है, gm/r², ये r है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो इनसाइड द पॉइंट क्या हो जाएगा gm/r³ हो जाएगा, क्या होगा gm/r³ * r, ठीक है। अगर r 0 हो जाता है क्या होता है, यहाँ r अगर हम 0 कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है 0 एट द सेंटर। तो यहाँ भी सेंटर में 0, यहाँ भी आपका सेंटर में 0 हो रहा है, अब यहाँ भी 0 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी देखिए 0 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका बहुत सारे केस में ये 0 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आउटसाइड द पॉइंट लेंगे, आउटसाइड द पॉइंट में क्या होगा आपका इसको जो होगा gm/r², यानी कि E0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/s, यानी इसका मान अगर बढ़ता है तो इसका मान घटेगा, और इसका मान घटता है तो इसका मान बढ़ेगा। एट इक्वल टू r टेंड्स टू इन्फिनिटी, E भी 0 होगा। अरे r का मान हम इन्फिनिटी बढ़ाते हैं तो इसका मान क्या आता है 0। तो देखिए ये सब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ था, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन था, तो ये लोग इन सब फार्मूला को आप राइट डाउन कीजिए, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, लास्ट टॉपिक है कैप्लर्स लॉ, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है, कैप्लर्स लॉ और प्लैनेटरी मोशन, तो 2-3 टॉपिक है उसको मैं पढ़ लेते, इसको पढ़ने के बाद उसका मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इसको राइट डाउन कर लिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या अभी तो फायदा होगा, ठीक है, नहीं सब्सक्राइब फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा, आपका सफलता है, मैं बोल रहा हूँ ना, आपका सफलता है, आपको सफलता जरूर मिलेगा, लेकिन क्या है कि अपना आपसे वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा, सब तरह का वीडियो आएगा, अच्छा वीडियो आएगा। मैं भी देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और वीडियो अगर पसंद है लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आप लोग हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, आपको पिछले चैप्टर में मैंने अपना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताया था, बहुत सारा एप्लीकेशन बताया था, 4 एप्लीकेशन बताया था, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट टॉपिक कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसमें 3 टॉपिक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, क्या है,
केप्लर्स क्या है, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। तो इसमें देखिए क्या ये फिगर है, ये आपका सन है, ये आपका क्या प्लैनेट है। तो बोलता फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इज इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन ऑन इट्स फोकस नॉट एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। मतलब सन आपका क्या होगा, सन एक तरह का फोकस होगा इलिप्टिकल, ये तुम्हारा इलिप्टिकल अंडाकार इलिप्टिकल। आप लोग जेई के जो स्टूडेंट है उसको हाइपरबोला ये का चैप्टर हम बताएंगे आपको, उसका वीडियो बनाएंगे। तो बोलता है क्या कि ऑल प्लैनेट मूव्स अराउंड द, और जितना भी प्लैनेट है सन के चारों तरफ जो मूव करता है, तो सन सेंटर में नहीं होगा, सन एक तरह का क्या होगा फोकस होगा, क्या होगा फोकस होगा। तो वही बोलता है ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन ऑफ इट्स फोकस नॉट एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। यानी इस तरह को फोकस का काम करेगा, सेंटर ऑफ द ऑर्बिट का काम नहीं करेगा। ये आपका फर्स्ट लॉ होगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है, देखिए सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। तो मैंने कि इक्वल या इक्वल टाइम, लॉ ऑफ एरिया में सिंपल सा याद रखिएगा, इक्वल इंटरवल एंड इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी क्या, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सेकंड लॉ बोलता है। तो क्या बोलता है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द प्लैनेट सन का जो लाइन ज्वाइन दूरी होता है शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या हम पहले बोले थे, शिफ्ट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि आपका सही समय में सही वो क्षेत्रफल बनाता है, इक्वल एरिया, मतलब जितना एरिया बना उतना उसका टाइम सही, उतना टाइम में वो काम हो रहा है। ठीक है ना, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए मान लीजिए ये फिगर है आपका, देखिए मैं इसको डायग्राम ड्रॉ किया समझाने के लिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका इस सन है, क्या है सन, प्लैनेट ऐसे करके प्लैनेट, ये प्लैनेट मूव है, यहाँ v1 वेलोसिटी है, तो प्लैनेट ऐसे मूव करते हुए v2, यहाँ v2 वेलोसिटी है। देखिए ये आपका, ये जब प्लैनेट यहाँ पर था, ये जब प्लैनेट यहाँ पर था, सन किसका डिस्टेंस क्या था, r1 था। प्लैनेट जब ये इस तरह से मूव कर रहा था, प्लैनेट इधर आया, तो इसका वेलोसिटी क्या v1, यहाँ पहले वेलोसिटी क्या v1 था, तो सन ये v2 वेलोसिटी क्या, ये आपका डिस्टेंस हो गया r2, क्या हो गया डिस्टेंस सन से r2। अब प्लैनेट देखिए इधर आ रहा है, प्लैनेट आ रहा है, तो ये इक्वल, जितना आपका टाइम लग रहा है उतना इक्वल एरिया हो रहा है। तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्लैनेट आया, तो ये मान लीजिए बैक एंगल थीटा, तो ये होगा पाई माइनस थीटा, ये होगा d थीटा, फिर यहाँ पर डिस्टेंस है, ये d वेलोसिटी, यहाँ से प्लैनेट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यानी कि ये जो एरिया होगा इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल टाइम होगा। ठीक है, यानी कि प्लैनेट वो आपका मूव कर रहा है, तो एक तरह का इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस सन है, r1 r2 क्या, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ द सन, डिस्टेंस ऑफ द सन, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब डिफरेंट पोजीशन पे, यहाँ पे v1 है, यहाँ v है, यहाँ v1 है, यहाँ पर आपका v2 है। SDO देखिए, ये मेन SDO, देखिए S सन DO, SD और O, SDO माने SDOC, इसको C मान लीजिए, इसको मान लीजिए C मान लीजिए, SDC माने कि यही इक्वल शिफ्ट इक्वल एरिया इक्वल मेंटेन ऑफ टाइम। तो क्या होता है, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या होता है, एरिया शिफ्ट इक्वल टाइम इन इक्वल एरिया, दे आर इक्वल, क्या होगा ये इक्वल हो गया। यानी कि आपका जो ये dA/dt यानी कि आपका एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया क्या होगा, dA एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या, L/2m, L क्या है तुम्हारा L/2m, L/2m, यानी क्या होगा, एक कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या एरिया है, t टाइम है, L क्या है एंगुलर मोमेंटम, क्या है A, L एंगुलर मोमेंटम, M क्या है मास है। तो ये क्या होगा आपका एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, कांस्टेंट हो, क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये आपका हो गया सेकंड लॉ ऑफ एरिया, सेकंड लॉ है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। और थर्ड क्या है, थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। तो देखिए ये आपका मेजर एक्सिस है, क्या है ये मेजर से, ये क्या माइनर एक्सिस। तो इसका जो बोल रहा है कि द टाइम पीरियड, थर्ड लॉ क्या बोलता है, द टाइम पीरियड ऑफ ए रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, यानी कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का क्यूब, यानी कि a क्या है तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस। यानी कि इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है प्लैनेट का, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट का जो रेवोल्यूशन हो रहा है इस सेमी मेजर का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या इसका होगा। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, इसलिए यानी कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर क्यूब। तो ये देखिए आपका
कैपलस लॉ का प्लेनेटरी मोशन था, जिसके बारे में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में आपको मैंने पूरे डिटेल्स में बता दिया। तो इसको कंसेप्ट रखिए और इसके आधार पर आपका जो भी न्यूमेरिकल होगा आपका बनेगा। देखिए ये लॉ, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ ऑप्टिक्स बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। लॉ ऑफ एरिया में बस इक्वल क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरिया में तुम्हारा शिफ्ट आउट इक्वल एरिया इक्वल मीटर प्राइस, माने कि इक्वल एरिया इक्वल मीटर टाइम में काम करता है। यहाँ पर तुम्हारा जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का कंसेप्ट था, फॉर्मूला था, इसको माइंड में रखिएगा और इस पर आपको सवाल बनाना है। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब देखिए कीजिएगा तो आपको नए नए वीडियो मिलेगा। अब हम पूरी तरह हमको आशा है कि आप लोग जीवन में सक्सेसफुल, अपने जीवन में कामयाब बनिएगा। आप लोग का जो सपना है जरूर पूरा होगा। लेकिन वो 3 मंत्र जो मैं आपको पहले बताया था, अपने आप से ज्यादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का, उसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने से करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए हैव ए नाइस डे, गुड डे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गुड डे, थैंक यू।